बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, सैलाबी सूरत हाल का डटकर मुकाबला कर रहे होंगे। और जनाब, गुज़िश्ता कई दिनों से हम जब भी शो स्टार्ट कर रहे हैं उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर आपसे शेयर करें, बताएं आपको कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो अब बेहतर हो गई है। लेकिन अगर बिगड़ नहीं रही है तो बेहतर भी नहीं हो रही है। इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पंजाब के जो 3 बिफरे दरिया हैं वो जनूबी पंजाब में तबाही मचा रहे हैं। शहरियों को सैलाब से बचाने के लिए इंतजामिया हरकत में है, इकदाम कर रही है। और गुज़िश्ता रोज हमने आपको ये भी बताया था कि हेड सदनाई को बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया था, जहां अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, मगर पानी के बहाव में कमी जारी है। और उधर दरियाए चनाब में मुल्तान के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी है। मुल्तान शहर के हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव बरकरार है और अकबर सैलाबी बंद की करीबी बस्तियां खाली करवा ली गई हैं। जी हाँ, हेड मोहम्मद वाला रोड की बात करें तो उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। उधर भारत ने चनाब में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया और उसके बाद मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 4,13,700 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है और सैलाबी सूरत हाल के बाद फिर मुख्तलिफ इलाकों को खाली भी करवा लिया गया है। और दूसरी जानिब DGPDMA इरफान अली काठिया ने खतरे की घंटी बजा दी है और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आइंदा जो 72 घंटे हैं उसमें तीनों भारतीय डैम मुकम्मल भर जाएंगे। रावी में सूरत हाल पहली जैसी नहीं होगी, मगर पानी बढ़ेगा जरूर। रावी का पानी चिनाब में मिलने के बजाय वापस आ रहा है, जिससे पानी की सतह कम नहीं हुई है अभी तक। और 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक 3 वार्निंग्स मिली हैं। अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है और मुल्तान के शेरशाह पुल पर भी पानी का काफी दबाव है। मुल्तान में ब्रीचिंग से मुतालिक भी कुछ अहम फैसले अभी तक किए जा चुके हैं। रावी में जसर के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह यही है कि इंडियन तीनों डैम्स जो हैं इस वक्त जो आगे हमें खदशा भी है अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में कि इंडियन तीनों डैम्स जिसमें बाखड़ा, पोंग और थीन डैम, ये तीनों अपने 100% कैपेसिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। इस वक्त तक टोटल जो मौजाजात पूरे पंजाब में 3900 और 44 मौजे ऐसे हैं कि जो इस वक्त तक विलेजेस इफेक्ट हो चुके हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन इन मौजाजात की 37,99,741 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से इन मौजाजात से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो मुतासिर हो चुके हुए हैं। 26 तारीख से अब तक जो कीमती जानों का नुकसान अनफॉर्चुनेटली पंजाब में हो चुका हुआ है उसकी तादाद 46 है। DGPD में पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मुमताज़ खान न्याजी नुमाइंदा मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ सक्कर शहजाद ताबानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ की जानिब पहले बढ़ते हैं। मुमताज़, क्या सूरत हाल है मुल्तान में इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से उठा लिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। पानी का दबाव बहुत बढ़ चुका है। दरिया अपने भरपूर तुग़यानी के साथ बह रहा है। जो मुल्तान में अकबर फ्लड बंद है, जो कि मुल्तान का एक तारीखी बंद है जो पूरे शहर को बचाता है, कल रात से ये पूरा बंद जो है पानी की मुकम्मल दबाव में है। और इस बंद पर लगी हुई गेज के मुताबिक 414 जो है इस वक्त पानी का रेशियो है और 417 पर ब्रीच करने का इसे फैसला किया गया है। इस बंद के इर्द गिर्द की जो बस्तियां हैं वहाँ पानी जा चुका है। जो शेरशाह पुल है उस पर 393 यानी कि पुल से जो रेलवे का पुल है उससे सिर्फ 1.5 से 2 फुट पानी नीचे तक पहुंच चुका है और उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। और उसके इर्द गिर्द कई इलाके जो हैं वो पानी मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको अपनी लपेट में ले चुका है। बहुत सी बस्तियां जिसमें बिंडा संदीला, झोंक वैंस, मुजफ्फराबाद, शेरशाह और इसके अलावा जो मुल्तान इस दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में हैं। आज का दिन मुल्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक दिन है। इंतहाई आज का दिन जो है वो ख़तरनाक भी इसे कहा जा सकता है। अकबर फ्लड बंद जो आखिरी बंद है, यानी कि इसके बाद और कोई बंद नहीं। एक नहर है
जो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। लेकिन अगर अकबर फ्लड बंद जिस पर रात से पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसमें कहीं अगर कोई चोक होने की कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो फिर पूरा शहर मुल्तान जो है वो सैलाब की नज़र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया, पाक अफवाज और महकमा अनहार के जो इदारे हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि 417 पर अगर ये जो बुर्जी लगी हुई है अकबर ये हेड मोहम्मद वाला रोड पर इस तक अगर पानी पहुंचता है तो फिर यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। और ये पानी जो है के हवाले से बिल्कुल फैसले किए जा चुके हैं। इरफान अली काठिया साहब ने भी ये बताया। आप बताएंगे कि कौन कौन से मुकामात के लिए तय किया गया है कि वो ब्रीचिंग पॉइंट्स होंगे और उनसे मुल्हिका जो आबादियां हैं, जो इलाका है, वो ऑलरेडी खाली करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन एक हफ्ते से वहाँ पर बारूद जो है ना वो डाला जा चुका है, डायनामाइट लगाए जा चुके हैं। पाक अफवाज के मुस्तैद दस्ते जो है और मुतलका जो लोग हैं जो इस काम के माहिर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद है। 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं मुल्तान में, एक हेड मोहम्मद वाला रोड पर और दूसरा शेर शाह रोड पर। अगर यहाँ हेड मोहम्मद वाला रोड पर ब्रीच करते हैं, यहाँ तकरीबन पानी जो है इस बंद के साथ साथ जो खड़ा है तकरीबन ये 414 की मैंने आपको गेज बताई, यहाँ खड़ा है। ये वाला अगर ब्रीच करते हैं तो फिर आगे वाला लाजमी ब्रीच करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा पानी शेर शाह पे जाएगा। और अगर आगे वाला बंद ब्रीच नहीं किया जाता तो फिर ये बंद के ऊपर से और पुल के ऊपर से क्रॉस कर जाएगा और फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वक्त पाक फौज के दस्ते, मुल्तान इंतजामिया के लोग, पुलिस के लोग, पीरा फोर्स के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, रेस्क्यू 1122, तमाम इंतजामी, तमाम सरकारी मशीनरी जो है वो इस वक्त फ्लड बंद, अकबर फ्लड बंद पर तैनात है। बिल्कुल तैनात है और बिल्कुल मुतहरिक है कि अगर यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत हो तो इंतजामिया भी मौजूद हैं और यहाँ पे फोर्सेस भी मौजूद हैं। अच्छा, आपने मुमताज बताया कि 417 पर गेज जो है जब आएगा तब ये बंद तोड़े जाएंगे और हम अपने नाज़रीन को भी विजुअल्स में दिखाई रहे हैं उस गेज की तस्वीर, और इस वक्त दिखाई दे रहा है कि 412 पर ऑलरेडी वो मौजूद है। तो अभी बताइएगा, अभी अलार्मिंग सिचुएशन पहले से आ गई है? ये गेज की तस्वीर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। नहीं सर, ये शायद आप पुरानी फुटेज देख रहे होंगे। इस वक्त जो लेटेस्ट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, 414 तक पानी पहुंच चुका है जी। ये तो आपको फुटेज या तो आपने पुरानी देखी है। 414 को 414 के बिल्कुल करीब है और 417 पर इसे ब्रीच कर दिया जाएगा। और जो शेरशाह पे गेज लगी हुई है वो पे है और उसे 397 पर ब्रीच कर दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है। और अगर ये ना किया गया तो ये पानी इतना जोर से आ रहा है, इतने भरपूर तरीके से आ रहा है कि ये पुलों के ऊपर से गुजर जाएगा और बंदों के ऊपर से गुजर जाएगा। अकबर फ्लड बंद जो है रात से पानी के दबाव में है और रात से पानी नीचे से इसको काटने में लगा हुआ है। और कई इलाकों में जो अकबर फ्लड बंद से पीछे के इलाके हैं उन इलाकों में, बस्तियों में, झोंक वैंस वगैरह और दीगर बस्तियों में पानी फैल चुका है और इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है मुल्तान में। भी करवा लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। मुमताज, आप साथ ही मौजूद रहिए, सक्खर चलते हैं, शहजाद तबानी वहाँ मौजूद है। शहजाद, जरा ये बताइएगा कि ऑलरेडी दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर, कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो पंजनत का पॉइंट है जहाँ से डिसाइड होना था कि सैलाब किस सूरत का और किस शिद्दत का होगा जो सिंध में दाखिल होगा, तो वहाँ मुसलसल सतह बढ़ रही है पानी की। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? देखिए, बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में अगर हम बात करें तो दोनों पर पिछले दर्जे का सैलाब मौजूद है। इस वक्त गुड्डू बैराज की अगर बात करें तो वहाँ पर 3,37,000 क्यूसेक पानी जो है वो आज सुबह रिकॉर्ड किया गया, यानी कि वो पानी जो है तकरीबन 23,000 क्यूसेक कम हुआ है। सक्खर बैराज पर जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज की बात करें तो वहाँ 2,48,000 क्यूसेक पानी है। तो अभी तो दरिया सिंध के अंदर बैराजी जोन पर पानी कम हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है। एक दिन पहले बढ़ा था, उसके बाद जो है वो मुसलसल 5 दिनों से पानी कम हुआ है। इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो हर सफाई मुहिम का होता है। सक्खर का जो दरिया है और सक्खर बैराज उसके जो दरवाजे हैं उनके नीचे जो है
मनो मट्टी धसी हुई है, उस पर अगर मट्टी को वक्त पर निकाल दिया जाए तो ये पानी जो है ये तो फायदे का पानी होता है, क्योंकि मुख्तलिफ नहरों को पानी देना होता है। सारा साल जो है पानी की कमी की शिकायत जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम से विभाग को रहती है। तो इस तरीके के इंतजाम अगर पहले कर लिए जाएं तो फिर ये पानी फायदेमंद भी साबित होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि ऊपर वाले दरियाओं के अंदर पानी बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि दरिया सिंध के अंदर भी जो है बड़े फ्लड वाली सूरत हाल बने, लेकिन सुपर फ्लड जिस तरीके से हम 3 दिन पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उसका कोई इम्कान अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। रिलीफ कैंप जो हैं उनके अंदर जो है नकल मकानी करने वाले लोग जो है वो भी कुछ आए हैं। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आपको उसके साथ कि वो आने को तैयार नहीं थे, बनाकर लेकर आइए, लेकिन वो तादाद बहुत कम है, क्योंकि सहूलियात का फुकदान जो है हमेशा हम देखते हैं कि सहूलियात का फुकदान रहता है। इस वजह से जो है लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते। शहजाद, ये कच्चे के इलाके के हवाले से बताते हैं कि कच्चे का इलाका है, उधर अमूमन पानी जो है सैलाबी सूरत हाल बन जाया करती थी और लोग यूज्ड टू हैं वहां पर। तो ये जो अब सैलाब आया है, क्या ये भी उसी नौयत का है या उससे कहीं ज्यादा है? जैसे आपने बात की तो वहाँ के लिए के जो लोग हैं, थोड़ा ही पानी का जैसे फ्लो बढ़ता है 2 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि कच्चे के लोग जो है वो सब्जी की काश्त करने के लिए जो है दरिया सिंध के किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ आकर फिर अपने घर काम कर लेते हैं आरती, और फिर वहीं वो बस जाते हैं। तो जैसे पानी बढ़ता है तो उनके घरों की तरफ चला जाता है, लेकिन अब जो है वो तैयार है इस तरफ आने के लिए पक्के के इलाकों की तरफ, और वो ये कहते हैं कि अगर हमें सहूलियत मिलेंगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसी है जो देहातों के अंदर रहती है। 70% आबादी जो है देहातों की अभी अपने ही इलाकों के अंदर है, जो इलाका छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये कहती है कि हमें अगर मुकम्मल तौर पर जो है सहूलियात की यकीन दहानी कराए तो हम आ जाएंगे। सिंध के जो वजीर हैं, वज़रा हैं, उनका ये कहना है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है बड़े सैलाबी सूरत हाल से पहले पक्के की तरफ उनको ले आए, ताकि किसी भी किस्म का खुदा न खासा कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा ना हो सके। दरिया सिंध के जो हसास बंद हैं उनकी मरम्मत का काम जो है वो तेजी से जारी है, और कहा यह जा रहा है कि अगर बड़ा फ्लड आता है तो वो भी खैर वाफियत के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरफ खैर की सूरत हाल ही रखे। बहुत शुक्रिया शहजाद तबानी और मुमताज खान नियाज़त मौजूद थे, जो सूरत हाल थी वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और आपको पता है कि जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं, मानसून का भी नवा स्पेल आइंदा 1-2 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और NDMA के मुताबिक 6 सितंबर से मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं बशमूल जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध, वहाँ बारिशें मुतवक्के हैं। और दूसरी जानिब नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात और लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में शदीद बारिशें हुई हैं। इसी पर हमने बात करनी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है, क्या ये भी इतनी ही शदीद होंगी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो बड़े दरिया हैं वहाँ सैलाबी सूरत हाल है, तो ये कितनी शिद्दत की बारिशें होंगी और क्या इनसे नुकसान का अंदेशा है? फिलहाल तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, हमारे कैचमेंट एरियाज हैं, उसमें जो बारिश का सिलसिला था, जो स्पेल चल रहा था, वो काफ़ी हद तक वीक पैक चुका है, और एज सच अभी आगे कोई इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जो है पार्टी क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी, और जो इतना शदीद स्पेल हमने बेयर किया है जिसकी वजह से फ्लडिंग आई है ज़्यादातर हमारे ईस्टर्न रिवर्स में, तीनों ईस्टर्न रिवर्स में, उसमें जो है अब कमी आ जाएगी और थोड़ा सा लाल पीरियड आएगा जिसमें बारिशों वगैरह का इम्कान कम होगा। अलबत्ता ये है कि हमारे सदर्न पार्ट्स में, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में वीकेंड से जो है एक दो बार फिर बारिशों का सिलसिला जो है वो सदर्न हाफ में जो है वो शुरू हो जाएगा। खास तौर पे साउथ ईस्टर्न सिंध में ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, इन इलाकों में जो है वीकेंड्स पे जो है वो बारिशों का इम्कान है। राइट, तो ज़हीर साहब ये बताइएगा कि नवा स्पेल तो कह रहे थे कि 3 सितंबर तक जारी रहेगा, अब तो 4 सितंबर आ गई है, तो इसमें ये स्पेल कितना एक्सटेंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आप कह रहे हैं कि जो अब नया स्पेल है वो काफी वीक हो चुका है, बारिशों का इम्कान कम है नॉर्थ साइड पे, लेकिन हम सितंबर में एंटर हो चुके हैं, तो ये मानसून कब तक जारी रहेगा? देखिए, मैंने वही आपको कहा था कि 3 सितंबर तक फोरकास्ट थी, तो आज 4 सितंबर होगी जैसे आपने खुद कहा है। तो ये स्पेल जो है वो जो हमारे कैचमेंट एरिया से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में वो काफी हद तक कमजोर पड़ गया है, और अब इसमें एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल के चांसेस नहीं है। जहां तक सवाल रहा मानसून का, तो ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक, मिड सितंबर तक जो है वो मानसून रेनफॉल्स ऑन एंड ऑफ जारी रहती हैं। मिड सितंबर के बाद फिर मानसून विंड्स रिट्रीव करना शुरू करती हैं, और फिर वो जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स के चांसेस हैं वो मिड सितंबर के बाद किसी हद तक अच्छा, जो तो है वो कम होना यानी कि शुरू हो जाती है। अभी फिर मजीद जो है वो स्पेल है मानसून के जो मिड सितंबर तक आप कह रहे हैं कि जारी रहेंगी बारिशें? जी बिल्कुल, मिड सितंबर तक चांसेस जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा है कि अपर पार्ट्स में जो हमारे पास
इतनी टोरेंशियल रेनफॉल्स हो रही थी उसमें अब कमी आ गई है और जो ब्रेक आ गया हुआ है ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है। लेकिन जो अब सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री है जिसमें सिंध के ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट्स हैं, ठट्ठा है, बदीन है, मीरपुर खास है, इन इलाकों में है जो फिर अब वीकेंड से जो है वो बारिशों का इम्कान है। और कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? फिलहाल कराची में जो है पार्टी क्लाउडी कंडीशंस हैं वीकेंड तक, लेकिन वहाँ पे भी जो वेदर सिस्टम वेस्टवर्ड्स मूव करेगा, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होंगी तो ज़्यादा वाज़े होती जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी फिर बाद में चांसेस डेवलप हो जाएंगे रेनफॉल के कराची में भी। राइट, ज़हीर साहब ये बताइएगा कि जो इस साल रवां साल मॉनसून रहा है वो किस तरह से मुख्तलिफ था गुज़िश्ता सालों की निस्बत? देखिए मॉनसून जो है वो हर साल डिफरेंट एस्पेक्ट से हमारे पास अप्रोच करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, उनकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है, और इसी तरह जो हमारे पास नौइयत है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वो भी दिन ब दिन जो है वो चेंज होती जा रही हैं। इस दफ़ा जो हुई हैं वो मॉनसून का एक तरह से रिवाइवल हुआ है कि कैचमेंट एरियाज में पहले हमारे पास इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स पिछले चंद सालों से नहीं हो रही थी। तो इस साल जो कैचमेंट एरियाज में जो रेनफॉल हुई है वो एक्सटेंसिव हुई है, टोरेंशियल रेनफॉल्स हुई है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हुई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वो सारी फ्लडिंग जो है उसको हमें बेयर करना पड़ा है जो कि जो हमारे कैचमेंट एरियाज में रेनफॉल्स हुई हैं। ठीक है ज़हीर साहब, तो इस बार क्या जो सर्दियां हैं वो भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि दिसंबर में जाकर जो ठीक वाली सर्दी है वो आई थी, तो इस बार की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए फिलहाल तो हम मानसून पीरियड से गुजर रहे हैं। मानसून पीरियड के बाद क्योंकि फिर एक ऑटम का पीरियड है और फिर उसके बाद विंटर हमारे पास सेट इन करता है, तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है, जरा मानसून सेट ऑफ हो जाएगा, उसमें जो कमी आ जाएगी, मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स जो हैं, क्लाइमेट मॉडल्स अपने आप को रीसेट करेंगे और फिर कंडीशंस जो है मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इवॉल्व होंगी तो फिर जरा बेहतर पिक्चर जो है वो विंटर की आ सकेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मानसून की ताज़ा सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया है। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात करते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और अब ये जो पानी है अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, इस हवाले से इदारे मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर, कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब अभी चल रहा है और सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में मेज़बान जावेद चौधरी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उम्मीद है कि हम दरियाओं का पानी आराम से समंदर तक गिरा सकेंगे। हम मॉनिटर कर रहे हैं, बड़ी गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे यहाँ सिंध के अंदर दो जगह से पानी आता है। पंजनत के मकाम पे जब पंजाब के सारे दरिया मिलते हैं वहाँ से पानी सारा फिर कुतुब बराज की तरफ आता है और दूसरी तरफ दरिया सिंध का जो मेन इंडस है उसका पानी हमें तौसा के बाद हमारे पास आता है। एज अ स्पीक इस वक्त भी पंजनत पे तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक पानी है और तौसा पे 2-2.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, 2-3 दिन तो इशू नहीं होगा। पंजनत पे जैसे पानी बढ़ता है इससे कि दरियाओं का पानी सारा पंजनत पे आ रहा है, उसको हम वॉच कर रहे हैं। हमारे लिए जो अच्छी बात ये है कि लग ऐसे रहा है कि ये तीनों दरियाओं का पानी सिंक्रोनाइज नहीं होगा। और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। सिंध में सुपर खतरा है, इस हवाले से रेस्क्यू इदारों की क्या तैयारियां हैं इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद है डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, COO रेस्क्यू 1122 सिंध के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर आबिद, मुराद अली शाह साहब कभी तो बहुत कॉन्फिडेंट सुनाई देते हैं कि अब जो है सुपर फ्लड का खतरा टल गया है, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी, क्योंकि वो पहले कह रहे थे बैराजों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ऐसे रैलों को गुजरने दिया जा सकेगा, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और उसके लिए उन्होंने तैयारी की है। आप लोगों की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपने प्रोग्राम में मुझे अपने लेने का। और ओवरऑल सिचुएशन को आपने देखा होगा, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सारे इदारे जो हुकूमत सिंध के उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आपकी ये भी नॉलेज में होगा कि एक मॉनिटरिंग सेल कायम हुआ है चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में सिंध सेक्रेटेरिएट में, जिसमें सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर 24 आवर्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को और डेटा की शेयरिंग भी हो रही है। अच्छा, जहाँ तक तैयारी की बात है तो जब से अलर्ट जारी हुआ है
और तब से ही रेस्क्यू 1112 जो हमारे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की 2 मेजर विंग्स है, एक हमारी रेस्क्यू 1122 एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली एक्टिव है। और उसमें जो टीम है हमारी रेस्क्यू की वो प्रॉपर में फॉरवर्ड प्लेसिंग कर दी थी सारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस वक्त वहाँ पर ना सिर्फ उनकी प्लेसमेंट से हमने एडवांस फ्लड यूनिट कायम कर दिए थे, जहाँ पर हमने टीम्स को प्लेस किया था, हमने बोट्स को प्लेस किया था, और वहीं से ही इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहे हैं। क्योंकि कुछ एरिया जो आपने 2-3 जो दिन हुए आपने ये भी देखा होगा और आपने सुना भी होगा, क्योंकि इस वक्त पंजनत से जो पानी आएगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही हमें आइडिया होता है कि कितना पानी जो है वो गुड्डू में एंटर होगा। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो पानी 7 लाख 7.5 लाख तक भी जाता है तो जो कच्चे का एरिया है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो इस वक्त भी लोगों को जो वो एरिया जो मोस्ट वल्नरेबल है, यानी कि अगर गुड्डू से लेकर अगर हम सक्कर तक ले लें, बैराजेस तक तकरीबन कोई 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो मोस्ट वल्नरेबल है, उनकी जो डिफरेंट यूसीज है वहाँ पर जिला इंतजामिया के साथ मिलकर उनको अलर्ट कर दिया गया था, उनकी इंफॉर्मेशन में चला गया था। बहुत सारे लोग वॉलंटरी वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो जिनको अगर हमें रेस्क्यू सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो उनको बोट के जरिए महफूज। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बताया कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें खतरा है फ्लड का, तो अभी तक कितने लोगों का वहां से सेफली इनखला मुमकिन बनाया गया है, और कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे घराने हैं जो लोग बजिद हैं, जो अपना घर और अपने इलाके को नहीं छोड़ रहे हैं? देखें, जो टोटल कच्चे का एरिया अगर हम ओवरऑल देखते हैं जो इससे इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन के करीब है जो अफेक्टेड हो सकती है इससे। जहाँ तक कच्चे का एरिया, आपको पता है वहाँ के लोग वो वेट कर रहे होते हैं पानी का आने का, और वो देखते हैं उधर कितना राइज होगा उसके बाद वो एरिया छोड़ें। इसी वजह से जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जब उनके साथ ये जो उनको अलर्ट भी जारी किया गया, जो टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसमें उनकी नॉलेज में डाला गया था कि आप काइंडली जो सेफ एरिया, क्योंकि मोस्टली जो रिलीफ कैंप्स कायम हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के, तकरीबन कोई 800 के करीब रिलीफ कैंप है जो आइडेंटिफाइड है, और उसमें 88 के करीब 89 के करीब रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश हो चुके हैं। लेकिन लोग जो वॉलंटरीली भी वहाँ से शिफ्ट होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अगर सेफ एरियाज में भी जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना सिर्फ वहाँ पर रिलीफ कैंप्स कायम हो चुके हैं और वहाँ पर मेडिकल कैंप्स कायम हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है लोगों को जो नॉर्मली वहाँ से कच्चे से पक्के एरिया में आते हैं। लेकिन जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो ये हमेशा चैलेंज रहता है, पहले भी चैलेंज रहा है हिस्टोरिकली, अभी भी चैलेंज वो रहता है। लेकिन इस वक्त जो पानी की सिचुएशन देखते हुए जिला इंतजामिया उस तरह से फर्दर अगर कहीं फोर्सफुली इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी तो वो जरूर करेंगे। रेस्क्यू 1122 फुली इस वक्त इंगेज है सिविल इंतजामिया के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ रही है रेस्क्यू टीम्स की वहाँ पर उनको इंगेज किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध में आपने जैसे कि बताया कि कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग रूम बना दिया गया है। आप देख ही रहे हैं कि पंजाब में 35 लाख के करीब जो अफराद हैं वो मुतासर हुए हैं। सिंध में कितना तखमीना लगाया गया है, कितने अफराद मुतासर हो सकते हैं? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसमें एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन अफेक्टेड हो सकती है कच्चे के एरिया की, वो तकरीबन कमोपेश 16 लाख के करीब है जो इससे अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पता है पहले पानी आता है गुड्डू से, गुड्डू के बाद जब 70 बैराज से पानी आता है तो उसमें कोई 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, और फिर 70 से जब कोटरी बैराज की तरफ जाता है तो 4 से 5 दिन लगते हैं पानी का रेला वहाँ पहुंचने में। तो वो जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हम लोग वहाँ पर लोगों का इनकला भी करा रहे हैं जहाँ जरूरत है, और बाकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जब पंजनत से पानी मूवमेंट होगी गुड्डू की तरफ। ठीक है, इंतजामात मुकम्मल हैं और मजीद तैयारी बेहतर होगी जब पंजनत के पॉइंट पर तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि सिंध रेस्क्यू 22 की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों का सेफली इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है जो इलाके सैलाब से मुतासर हो सकते हैं वहां से। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर बात हो रही है और पंजाब में सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। हमने जो जानी नुकसान हुआ है उसका तखमीना तो लगाया है, लेकिन अभी माली नुकसानात का तखमीना लगाना बाकी है, जिनमें कपास, मकई और जो हमारी कमात की फसलों की पैदावार है
उनमें कमी आने का भी खदशा है और जानों के लिए जो जानवर हैं हमारे उनके लिए एक चारा भी जो है वो भी पैदा करना और उनको मैसर करना किसानों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान का ज़राई शुबा किन मुश्किलात का शिकार है और सैलाब के दौरान फूड इंपोर्ट कितना बढ़ सकता है और सैलाब से कौन सी फसलें ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं, इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है खोकर साहब ने, मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल सर ये जो हालिया सैलाबी सूरत हाल है डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी यही बताया जा रहा है हिस्टोरिकली कि भी ये तारीख का शदीद तरीन किस्म का जो सैलाब है वो है। इसमें कोई शक नहीं जी, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, रावी, चनाब और सतलुज, और उन्होंने क्या काश्तकारों के लिए तो क़यामत सुगरा बर्पा की, खड़ी फसलें सब तबाह। अच्छा, उसमें घर का सामान सारा गया, जानवर गए, फसलें, चावल की मेजर फसल जो है वो गई, कपास की फसल और इसी तरह गन्ने की और सब्जियात, चाराजात, यानी कि ये तेल वगैरह, ये सारी फसलों का नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन इस वक्त कोई 35 और 4,000 मवाज़ियात हैं जहाँ पे पानी पहुँचा। अभी तो पानी जा रहा है, अभी सिंध में जाना है, बाकी जाना है, अभी तो पानी जा रहा है, उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। तो इसमें आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तानी कौम से कि वो इन लोगों के साथ खड़े हों, एज ए कौम हम मिल के उनकी सपोर्ट करें। अकेली हुकूमत नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है। जब तक हम सारे मिल के उनकी सपोर्ट ना करें, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं है। अगर उनके पास कोई गरीब आदमी के पास खाने के लिए गंदम पड़ी थी, दाल पड़ी थी, चीनी पड़ी थी, वो सब कुछ चला गया। तूड़ी पड़ी थी जानवरों को खिलाने के लिए, ये चारा काश था, वो सब कुछ उनका चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो हमें एज ए कौम उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। मैं खुद ज़िला खानेवाल का रिहायशी हूँ और मेरे गांव में सैलाब आने, पानी आने का कोई खदशा ही नहीं है। पुलरंगों के साथ अनैतपुर है, तहसील कबीरवाला में। तो कल शाम को अचानक पता चला जी कि नहर 1800 क्यूसेक, इसमें 3600 क्यूसेक पानी आ रहा है। अच्छा, और इरीगेशन डिपार्टमेंट की वहाँ पे नेग्लिजेंस है कि उन्होंने अगली नहर के जो उसमें से 2 नहरें निकलती के बंद कर दिया, उससे बिफर गई नहर और वो सारा कट हुआ। और सुबह जब मैं देख रहा था, मैं बल्कि बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारी जो डीसी साहब हैं वो खातून है, वो पहुंची हुई थी, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा हुआ था। पुलिस और जिनका असल काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, बल्कि चीफ इंजीनियर इरिगेशन मुल्तान ने रात से लेके सुबह मेरे आज तक इस वक्त तक उसने किसी की कॉल अटेंड नहीं की। बेल भी जा रही है, ये नहीं कि फ़ोन बंद है। यानी कि इस एमरजेंसी में अगर ये लोग इस तरह लापरवाही करें कि लोगों के घर जा रहे हों, और वो जो बस्ती है जो जिसमें इस वक्त पानी है, उसका नाम पता क्या है जी? बस्ती गरीबाबाद। 1-1, 2-2 मरले के घर है वहाँ पे, यानी कि इससे बड़ा घर कोई नहीं है। इंतहाई गरीब लोग हैं जिन्होंने मरला 2-2, 3-3 मरले खरीद के घर बनाए हुए हैं, और वो सारी मिलिया भेंट हो रही है इस वक्त। वहाँ पे पानी खड़ा है इस वक्त, 4-4 फुट वहाँ पर सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट। अगर वो अगली मुल्तान ब्रांच बंद ना करते, तो जब उनको पता है कि इतना ज्यादा पानी आ रहा है, तो ये नहर न टूटती। अब एक बड़ी नहर है, वो टूट गई, अभी तक वो पानी चल रहा है। और अगर पेशगी इत्तलात भी दे दी जाएं और इलाके को खाली करा दिया जाए, तब भी सूरत हाल। वो पेशगी इतला इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं रोक दे रहे थे कि पानी आ रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट को। नहरी निज़ाम पंजाब का मिसाली था और लोग मिसालें दिया करते थे कि पंजाब का नहरी निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर बाकायदा उनके रास्ते रोक दिए गए। देखिए जी, मैं एक चीज पे, जो चीफ इंजीनियर ने किसी का नंबर अटेंड नहीं किया, मैं इसका सख्त एक्शन लूंगा। बिल्कुल मैं वाजे कह रहा हूं कि उसकी बिल्कुल लापरवाही है। उसे अगर उसको सैकड़ों फोन आ रहे हैं और बेल भी जा रही है, उसे फोन अटेंड करना चाहिए। कोई बचत हो सकती है, वहां को मशीनरी भेजती है। अब काश्तकारों के पास तो वहां लोगों के पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, वो तो ट्रैक्टर लेके आए, जो कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी सैलाब के हवाले से ये जो सैलाब की तबाहकारी है ना सर, इसी पे आपने बताया कि जो फसलें कौन कौन सी मुतासिर हुई हैं, तकरीबन सभी जो खड़ी फसलें थी वो सब जो फसल आई है वो सारी हो गई। फिर इस सिचुएशन में पाकिस्तान को ग़िज़ाई बहरान का डेफिनेटली सामना देखिए जी, अब हुकूमत को एक चीज चाहिए, और हुकूमत को भी और पाकिस्तानी कौम को मिलके उन लोगों को अगली फसल काश करने के लिए खाद, बीज, डीजल और माली मुआवनत, ये तो कमिट वैसे गवर्नमेंट कर रही है कि पहले तखमीना लगाया जाएगा। अगर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनको खाद लेके नहीं दी जाएगी मुफ्त में, उनको बीज नहीं दिया, वो काश्त नहीं कर सकते। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं
इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जा रही है, हर जगह पहुंच रही है, इदारे पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काश्तकार तो इस सैलाब आने से पहले मरा हुआ है, तो उसको 2 साल गंदम का रेट नहीं मिला। अच्छा, अगर आप मुआवजा करें 2022 के सैलाब का और 1988 के सैलाब का, किसके करीब ज़्यादा है और क्या उनसे भी ज़्यादा? सर 2022 का सैलाब इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही कतई तौर पे। ये सैलाब इसको 1988 के साथ आप इसका मुवाजना कर सकते हैं। अच्छा। ये उससे भी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा पानी का एक स्पेल ख़त्म होता है, पीछे पानी और छोड़ देते हैं, वो ख़त्म होता है, फिर पीछे पानी और छोड़ देते हैं। तो इस वक्त फ़िश फार्मिंग का बड़ा नुकसान हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़िश फार्मर का आम काश्तकारी से खर्चा भी उनका ज़्यादा है। उनका तकरीबन को 8 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है और हज़ारों एकड़ में वो भी चली गई है। हमारे कबीरवाला में जहाँ वहाँ को 20,000 एकड़ की थी, इस तरह मुजफ्फरगढ़ कोई 40-50 हज़ार एकड़ है, यानी कि बहुत बड़ी फ़िश फार्मिंग, उन लोगों को भी नुकसान हो गया। देखो ना, काश्तकार के पास तो बचा ही कुछ नहीं जो सैलाब की जद में आया है, ना उसके पहनने के लिए कपड़े रहे, ना चारपाई रही, ना उसके जानवर रहे। अब काश्तकार जो ज़्यादा परेशान है, जिनके पास जानवर खड़े हैं, वो काश्तकार ना अपनी फसल से और जानवर से इश्क की हद तक मोहब्बत करता है, अपनी औलाद की तरह वो देखता है, उसको प्यासा नहीं देख सकता, उसको भूखा नहीं देख सकता। जिस तो यही वजह है बहुत सारे लोग अभी उन जगहों को छोड़ भी नहीं रहे जहाँ उनके मवेशी हैं, जहाँ उनकी फसलें हैं, उनके पास चारा नहीं है, इस वक्त चारा नहीं है, यही सूरत हाल है। तो सब मिलकर सबको इकट्ठे होकर उनके लिए डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। अब ये जो सिचुएशन बनती है, सैलाब से नुकसान तो हो गया, सैलाब के दौरान और बाद फूड इम्पोर्ट किस हद तक बढ़ जाएगी और महंगाई और का जो शदीद बहरान है, खास तौर पे जो ग़िज़ाई बहरान है, वो पैदा होने का। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, कॉटन में पहले हम पीछे चले गए, अब और चले गए। अच्छा, चावल में बहुत आगे थे हम, $4 बिलियन का पिछले साल हमने चावल एक्सपोर्ट किया था, इस दफ़ा वो $4 बिलियन से महरूम हो गए। इसी तरीके से सब्जियां इस वक्त आपके सामने एक रेट यकदम जंप आ रहे हैं। गंदम है, अब गंदम की काश अगले साल काश में, एक तो काश्तकार पहले तैयार था कि हमने कम काश करनी है रेट की वजह से, क्योंकि उसको पैदावारी लागत नहीं मिली। अब इस सैलाब की वजह से उसके पास पैसे नहीं है कि वो खर्च कर सके। इसी तरह चारा जात में बहुत कमी आ रही है और हुकूमत को इस वक्त तो एक सीरियस लेवल पे एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने सब्जियां फौरी किस तरह काश करवानी है, गंदम किस तरह काश करवानी है, काश्तकार को किस तरह यकीन दिलवाना है, क्योंकि एक्चुअली एक फुकदान आ गया हुकूमत और काश्तकार के दरमियान एतमाद का। वो ये है कि जब काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत गंदम में 2 साल नहीं मिली, 2200 अरब रुपए असल रेट से कम रेट मिला 2 सालों में, तो अब काश्तकार ट्रस्ट नहीं करता। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है, एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस है इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अगर आज काश्तकार और हुकूमत का आपस में ट्रस्ट लेवल कायम नहीं होता तो तब भी ये हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। इस वक्त हमें एज ए कौम मिल के सोचना चाहिए, तमाम इदारों को मिलकर बैठना चाहिए और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि यहाँ मईशत के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए अपोजिशन हुकूमत मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए, मईशत के लिए, सब चीज़ों के लिए वो इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। ये तो बैकबोन कहलाती है, ये तो पाकिस्तान की। अब एग्रीकल्चर के ऊपर पाकिस्तान में अगर सियासत हो, बिल्कुल ऐसे ही बैकबोन है, हेल्थ के ऊपर सियासत हो, पे ज़र्ब लगाना, ठीक है ना, एजुकेशन के ऊपर सियासत हो, तो ये तुक नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। हालांकि ये पॉलिसियां बननी चाहिए, इनको मिल बैठ के बनानी चाहिए और वो पॉलिसियां ये नहीं होना चाहिए कि 6 माह के लिए। दुनिया 25 साल की एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाती है और आज मैं ये कहूँगा कि इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत ज़रा इमरजेंसी नाफिज करे। खालिद साहब क्विकली, अभी ये हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि औलाद की तरह होते हैं ये जो फसलें होती हैं और जानवर होते हैं, लेकिन एक मौसम से भी बड़ा ताल्लुक होता है। आप मौसमियाती तगय्युरात को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसमें हमारी बहुत सारी फसलें इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब हुई हैं, लेकिन हमने उसका मुकाबला नहीं किया ना, हमने उस पर रिसर्च नहीं की, हमने उसके रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखें ना, हम तो उन लोगों में से जो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं करते। अगर हम खाद ही नहीं डालेंगे, पूरी खाद नहीं डालेंगे, देखें ना, वो वजह ये है खाद ना डालना कि हमें फसल का रेट नहीं मिलता। हमारी पैदावारी लागत अगर रीजन में आप देखें कि रीजन में क्या है और हमारे पास क्या है, इंडियन काश्तकार को जो हमारा दुश्मन मुल्क है वहाँ यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 884 रुपए की और मुझे मिलती है 4300 की। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में देता। उनको डीएपी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 की, मुझे मिलती है 14,500 रुपए की। उनको डीजल सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, उनको पेस्टिसाइड सब्सिडाइज
रेट पे मिलती है और बिजली 10 घंटे डेली फ्री है उनको। राइट। ठीक। तो हम तो बिल अदा नहीं कर सकते इतना बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। और बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब में किस हद तक हमारी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ इस सैलाब से बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका हिम्मत चाहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। प्रोग्राम में अब भी बहुत कुछ है और खासकर एक मुलाकात करवानी है आपने। सिडनी मैराथन हुई है, उसमें एक पाकिस्तानी मैराथनर ने एक खास कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर उनको गिनेस अवार्ड भी दिया गया है। उस पर भी बात होगी, वो भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले सेगमेंट माइंड मैटर्स की बारी है। वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं मारूफ फोटोग्राफर नदीम खावर से, जिन्होंने देवसाई के लैंडस्केप और जंगली हयात पर तफसीली काम किया है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। नदीम खावर साहब हमारे साथ हैं और नदीम खावर की कमाल फोटोग्राफी जो है वो देवसाई के हवाले से। देवसाई पे हमारे कई फोटोग्राफर्स ने बहुत कमाल काम किया और स्पेशली वहाँ पे जो ब्राउन बियर है उसकी तस्वीरें लेना और उसकी जो इनोसेंस है, फिर मारमोट की तस्वीरें लेना, क्या खूबसूरत एक तजुर्बा है। लेकिन मसला ये है कि ये इसके लिए आपका बहुत अच्छा कैमरामैन होना ज़रूरी नहीं, मतलब ये तो एक अलग से एक सिफ्त है, ये आपकी सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ उन जानवरों के साथ किस तरह उनकी साइकी को समझना है, एक मारमोट को कैसे उसकी साइकी को समझना है कि एक अच्छी तस्वीर उतर सके, उनको ढूंढना कैसे है, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे यकीनी बनानी है। नदीम खावर साहब भी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये बताएं कि आपका तो देवसाई पे मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त गुजरा है, तो मुख्तलिफ अदवार में आप जाते रहे होंगे, मैक्सिमम टाइम आपका कितना गुजरा और स्पेशली विंटर में भी आप गए? बेसिकली मैं सबसे पहले गया था 2005 में। ठीक है। उस वक्त देवसाई में ये पुल वगैरह नहीं बने हुए थे, तो टोटली वो नॉलेज नेचुरल था सारा कुछ। बड़े पानी पे वो पीटीडीसी वाला वो जो एक तस्वीर है ना जिसमें एक ब्रिज है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लकड़ी का एक ब्रिज होता था, बाकी नाले सारे जो है आपको क्रॉस करने पड़ते थे। और जीप के लिए भी ये होता था कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे धूप चढ़ती है तो बर्फ़ पिघल के पानी ज़्यादा आता है तो फिर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। तो 2005 में हम गए, हमारी जीप ख़राब हुई, एक बैड एक्सपीरियंस ये रहा, बड़ी मुश्किल, वो कश्त काटा, लेकिन उतना ही इंजॉय किया। और उस वक्त दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार ये ऐसा एरिया है जिस पे शायद इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इसके एक किताब बनाई जाए। तो पहले टूर में ये ख्वाहिश दिल में लेके मैं वापस आया कि नेक्स्ट आऊँगा और इस पर एक किताब करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद मसलसल फिर मैं 2010 तक जाता रहा, हर साल जाता था, कुछ दिन के लिए वहाँ पे काम करता था, वापस आ जाता था। तो 2010 में मैं फिर गया हूँ, तो मैं तकरीबन 4 महीने वहाँ पे रहा। पक्का मुस्तकिल क्या? हाँ। कहाँ पे रहा? कुछ अरसा 15 दिन तो लोअर देवसाई जो है वहाँ पे रहा। फिर बाकी तकरीबन जो 3.5 महीने थे वो बड़ा पानी पे मेरा मेन कैंप था, और वहाँ से रोज़ाना फिर जिधर भी जाता था छोटा कैंप लेके चला जाता था, नाइट स्टे किया, काम किया, फिर वापस बड़ा पानी पे आ गए, डाटा शाटा शिफ्ट किया, फिर दोबारा अगले दिन या एक दिन रेस्ट करके फिर आगे निकले। मैं टोटली अकेला था, लेकिन यह था कि वहाँ पे इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो अपना बैगेज उठाए बंदा, कैमरा उठाए तो जिधर भी जाना निकल जाए, 1-2 दिन का खाना साथ रख लिया। ठीक है। तो बालू से मुलाकात का शर्फ आपको सबसे पहले कब हासिल हुआ? बालू मैं जब सेकंड ट्रिप पे गया हूँ तो उस वक्त हमें जो है बालू नज़र आया, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसको वॉच करने का। तो हमने देखा कि दूर करके ना कुछ बालू उधर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो हम आहिस्ता 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 उनकी तरफ जा रहे थे। वो 3 थे, 3 में से 2 तो हमने देखा कि दौड़ गए, लेकिन एक जो है वो कहाँ गायब हो गया ये समझ नहीं आ रही थी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे, तो सडनली वो एक जो हिडन एक वो जगह थी ना, वहाँ पे सोया हुआ था। अच्छा। तो जब वो उसने हमें फील किया ना, तो एकदम उठाया और दौड़ लगाई। बालू की एक ये खसूसियत भी है कि ये एकदम दौड़ता है 40, 50, 30 मीटर, फिर वहाँ पे रुकता है, फिर दोनों पाँव पे खड़ा होता है, फिर दाएं बाएं देखता है कि वाकई जो मैं फील कर रहा हूँ ठीक भी है कि नहीं। फिर अगर इसे खतरा महसूस होता है तो फिर निकल जाता है, क्योंकि इसकी जो देखने की सलाहियत है ना वो बहुत कम है। इसको थोड़ी दूर तक जो है, जैसे हम कहते हैं फोटोग्राफी की लाइन में, इसका फोकस जो है ना आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अच्छा, इसी वजह से जो कार्टून्स हैं, बड़े फेमस कार्टून हैं जिनमें बालू वगैरह होते हैं, तो उन्होंने समटाइम्स एनिमेटेड ऐनक लगाई होती है।
वो शायद उसी वजह से उन्होंने शायद ये भी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था ना इसमें ये कि इसको फोकस है, लेकिन इसकी जो सूंघने की पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी 10-12 किलोमीटर से भी सूंघ के आप अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या चीज़ आ रही है या क्या है। ठीक है। तो इसलिए वो सूंघता है, फील करता है जब उसे पता चले कि ह्यूमन है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत मारा है तो इसलिए वो इंसानों से बहुत डरता है, तो फिर वो दौड़ जाता है। तो इसलिए वो एक शिकारी रूल है कि जब भी आप देवसाई में भालू के पास जाना चाहते हैं तो एंटी एयर जाएं, ताकि उसको आपकी खुशबू ना पहुंचे। और देखने में तो जब तक मैं कुछ 1-2 जगह पे मैंने स्पॉट किया है, इसके इतना करीब पहुंच गया था कि मैक्सिमम था, उससे आगे जाने से डर लगता था, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से था कि हवा अगेंस्ट थी, और वो भी देखता था कि कुछ हो रहा है, उसे समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, लेकिन हवा उधर नहीं जा रही थी, तो इससे मैं अच्छे फोटो लेने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भालू की निगाहों से निगाहें 2-4 हुई हो, वो भी आपको इसी तरह देख रहा हो जिस तरह आप देख रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने? बिल्कुल हुआ है। आपको बताया ना कि एक दफा मैं इतना करीब चला गया था कि शायद उससे आगे जाना मुमकिन नहीं है, मेरे से तकरीबन 20 या 25 मीटर के फासले पे होगा। तो मैं और सामने था, और मेरे हाथ कांप रहे थे खौफ से और मैं यानी लेंस और कैमरा फिट करना चाह रहा था, और लेकिन शिवरिंग भी हो रही थी। और फिर सबसे बड़ा यह है कि 4200 मीटर अबव पे आप हैं, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास ट्राईपॉड भी है, आप पैदल भी चाह रहे हैं, और ऑक्सीजन की इतनी कमी है, उसकी वजह से भी आप बहुत वीकनेस फील कर रहे होते हैं। और जब ये सामने, क्योंकि ज़िंदगी में एक बहुत वेरी रेयर चांस है कि ऐसे भालू इतना करीब आपके सामने आ जाए, तो एक अजीब सी सिचुएशन थी जो मैं शायद इस तरह लफ्ज़ों में नहीं बता सकता कि अंदर क्या एक फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो जिसको हम कहते हैं कि वाइल्ड में किसी एनिमल को देखना और भालू जैसे खूबसूरत को देखना, मैं रीच नहीं कहता, ब्राउन बियर नहीं कहता, क्योंकि जो भालू में लफ्ज़ में वो है वो सही डिपिक्ट करता है उसको। तो ये बताएं कि वो कैसा एक अच्छा तजुर्बा होता है कि वाइल्ड में एक्चुअली जो उसका पस मंज़र है और जिस तरह की वो ब्यूटी है, वो आपने फील की उस ब्यूटी को? एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ पे काम करते वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैमल ही जो है ये देवसाई में ब्राउन बियर है, इससे बड़ा मैमल और है ही नहीं। और कितने सालों से एक ख्वाहिश लेके बंदा चल रहा होता है कि मैं इसका कोई ऐसा पोर्ट्रेट बनाऊं जो कि करीब से हो, जिसमें इसकी सारी डेफिनेशन हो, आंखें भी नजर आ रही है, आपको पता है इसकी छोटी छोटी तो ये कोशिश करना कि इसकी पूरी एक स्टोरी आए एक फोटो में, और जब वो भालू आपके सामने आ जाए और इतना करीब आ जाए, कंपोजिशन इतनी खूबसूरत है उस भालू की, वो जो तस्वीर है बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि उसकी जो लैंडस्केप है देवसाई की, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत आपने उसको कैप्चर किया है। इसके अलावा जो मारमोट है उसने भी आपको चैलेंज दिया, क्योंकि बहुत शाही है। हाँ, मतलब बेसिकली मारमोट एक पहले तो इंसानों से बहुत डरता है, फिर ये जो भालू है ये भी सुना है कि इसका शिकार करता है, तो इसलिए वो हमेशा उनकी जो बरो होती है, वो जो जहाँ रहता है उसके ऊपर एक गार्ड खड़ा रहता है। हाँ जी, बाबा जी। और जब तक वो बाहर रहते हैं एक बंदा उधर वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है और विस्लिंग कर रहा होता है, सारे अपने जितने वो रेवॉर्ड कह ले या उसका जो भी है उनको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि इस वक्त खतरा है या नहीं है। तो इसलिए इसके पास जाना जरा थोड़ा चला जाता है बंदा, लेकिन ग्रेजुअली रोज़ाना आप जाएं बरों के करीब, थोड़ा बैठे आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाओ, फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अच्छी कंपोजिशन ले सकें वहाँ पे अपने आप को फिक्स कर ले। लेकिन ये इतना ज़्यादा डरता नहीं है, अगर इसका ये फील हो जाए कि ये बंदा मुझे तंग नहीं करेगा तो आप मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं जिसमें लोकल मकामी GB के लोग, उन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई थी जिसमें बाकायदा बिस्किट खिला रहे थे उसको, और वो पास आ रहा था तो शायद उसका डर, बिल्कुल बिल्कुल यही वजह, ग्रेजुअली डर खत्म किया होगा। एज अ फैमिली यूनिट ये बहुत खूबसूरती से रहते हैं, तो क्योंकि आप एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपने पूरा दिन आपने यही ऑब्जर्वेशन करनी होती है, तो तस्वीर उतारना तो अपनी जगह पे एक बहुत ही कमाल काम है, बट इसके अलावा भी आपकी ऑब्जर्वेशन भी तो होती है ना, तो एज अ फैमिली यूनिट ये कैसा होता है? हर साल मेरे ख्याल में 2 या 3 बच्चे जो नरमादा है, जो मेच्योर हैं, उनके बच्चे मैंने देखे हैं उन बड़ों के साथ, क्योंकि ये हाइबरनेट कर जाता है सर्दियों में, और तकरीबन अप्रैल के राउंड अबाउट या अप्रैल या मई में फिर जब ये धूप और बर्फ़ पिघलती है तो फिर ये अपनी बरों से बाहर निकलते, तो हर साल जिस बरों पे भी देखें आपको 2 या 3 बच्चे उनके साथ कंपनी करते नजर आएंगे। और वो जब छोटे होते हैं तो वो येलोश से कलर के होते हैं, तो बड़े फुलफुली से बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, और फिर उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी होती हैं कि वो उछल कूद रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ,
और पेरेंट्स ऊपर ड्यूटी दे रहे होते हैं और वो बच्चे फिर नीचे चले जाते हैं जहाँ फ्लावर रहेंगे, वहाँ पे घास खा रहे होते हैं, फ्लावर खा रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा छुप छुप के, तो वो ऊपर खड़े थे, जैसे ही कोई खतरा हो उसने विसल की, बस फिर ये हवा हो जाती है। सीनियर सिटीजन होते हैं जो विसल करते हैं और वो बड़े कमाल है। लेकिन इनकी जो एक क्लोजनेस है फैमिली की एक दूसरे के साथ और जिस तरह ये रहते हैं उस पर तो बाकायदा एक मतलब ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। और मैंने अक्सर देखा कि जब ये लंच अपना कर लेते हैं ना, तो उसके बाद बड़ों के ऊपर बैठ के बस भरपूर मस्तियाँ कर रहे होते हैं। अगर सूरज निकला है तो फिर धूप सेंक रहे होते हैं और बच्चे इनके ऊपर, जैसे हमारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं माँ बाप के साथ, सेम पोजीशन है, ऐसे खेल रहे होते हैं। और घोड़ों को भी आपने इसी देवसाई में किया है कैप्चर? हाँ, देवसाई पे तो मेरा एक फ़ोटो नेशनल ज्योग्राफिक ने बड़ा एक लंबे अरसे तक लगाए रखा था, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान की फाइनेस्ट प्लेस टू सी। तो नेशनल ज्योग्राफिक के वो मेन पेज पे लगा रहा, तो वो फ़ोटो मैं यहाँ आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो वो एक्सीलेंट एक फ़ोटो था जो बाई चांस मुझे मिला, क्योंकि मैं वो शेफर्ड्स को फॉलो कर रहा था कि इनका कोई अच्छे फ़ोटो बन जाए, कोई अच्छे फ़ोटो। तो शाम के वक्त उन्होंने अपने जितने भी थे ना, उन्होंने माइग्रेट किया और वहाँ पे जाके सारे घोड़े जो खोल दिए तक ग्रेजिंग के वास्ते। तो बाई चांस वो मैं जहाँ पे टॉप पे था और नीचे एक स्लोप थी जो जा रही थी और वहाँ पे पानी के छोटे छोटे पाउंड थे, वो सारे घोड़े चलते चलते वहाँ पे आए और ग्रेजिंग कर रहे थे। और एक एक्सीडेंटली एक इतनी खूबसूरत कंपोजिशन मिली कि बस दिल खुश हो गया। और शायद यही वजह थी कि नेशनल ज्योग्राफिक ने उसको सिलेक्ट किया और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच नदीम खावर साहब। नाज़रीन, हमने नदीम साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, यानी इनकी जो पाकिस्तान के हवाले से फ़ोटोग्राफी है, इनकी जो सिंध के हवाले से या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की लैंडस्केप्स हैं, कल्चर है, उस पर हमने बात की है। और जब हम पहाड़ों की तरफ गए हैं तो हमने देवसाई पे बात की है। आज कैसे हो सकता है कि हम हुंज़ा पे बात ना करें, और कैसे हो सकता है कि नदीम खावर ने हुंज़ा को बतौर मौजू अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए ना चुना हो। अगले सेगमेंट में हुंज़ा पर बात करेंगे, नदीम खावर साहब की वो फ़ोटोग्राफी जो आलमी शोहरत उसने हासिल की, और वो तस्वीरें आपके लिए कतन कोई ऐसी अजनबी नहीं है, क्योंकि आपने बारहा देख चुके हैं। हमने सिर्फ ये देखना है, हमने सिर्फ ये जानना है कि ये तस्वीरें लेते हुए कौन सी कहानी ने जन्म लिया और कौन से चैलेंजेस दरपेश रहे फोटोग्राफर्स को। इस मौजू में बात करेंगे, हुंज़ा हमारा मौजू होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी मैराथन रनर फैसल शफी से, जिन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर रनिंग में आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कराची के फैसल शफी ने सिडनी मैराथन के दौरान पाकिस्तान आर्मी को मुनफरद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और लाइट मिलिट्री लिबास पहनकर रिकॉर्ड 3 घंटे 40 मिनट 13 सेकंड्स में मैराथन रेस मुकम्मल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी सिडनी मैराथन में फैसल शफी की जानिब से मिलिट्री यूनिफॉर्म में तेज तरीन मैराथन मुकम्मल करने के रिकॉर्ड की तौसीक की है। और जनाब, सिडनी मैराथन में मजमूई तौर पर 36 पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिडनी मैराथन में शिरकत की, जबकि 16 रनर्स ने 42.195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल किया। और सिडनी मैराथन को मुकम्मल करने के बाद मजमूई तौर पर 8 पाकिस्तानी रनर्स ने 7th स्टार का एजाज हासिल किया, जो दुनिया के 7 बड़े जो मैराथन हैं उनको मुकम्मल करने पर दिया जाता है। इन काबिल फख्र पाकिस्तानी रनर्स में फहद मुख्तार, हामिद बट, हुमा रहमान, डॉक्टर सलमान खान, जमाल खान, युसरा बुखारी, जियाद रहीम और फैसल शफी शामिल हैं। मजीद आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले गिनेस बुक रिकॉर्ड होल्डर मैराथन रनर फैसल शफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल फैसल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस, ये आपका दूसरा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जहां जहां पाकिस्तान का नाम आता है वहां पे और ज्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, तो ऑफ कोर्स खुशी डबल हो जाती है। जहां जहां पाकिस्तान का नाम आप जितना ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं तो वो खुशी उससे डबल हो जाती है। अरे वाह। अच्छा फैसल, बड़े डिफरेंट तरीके से आपने ये जो खराज तहसीन पेश किया है मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर। इससे पहले आपने बोस्टन मैराथन में जो है नेशनल ड्रेस जो है वो पहनकर, शलवार कमीज पहनकर आपने पार्टिसिपेट किया था, तब भी आपका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया और अभी फिर। तो आपको ये जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने का आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो ये इसमें 2-3 चीजें मैं क्लेरिफाई करूंगा। एक तो ये कि ये मिलिट्री यूनिफॉर्म एक लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म की एक फील्ड है गिनीज बुक में। मिलिट्री यूनिफॉर्म जो एक एग्जैक्ट जो यूनिफॉर्म होता है जो कि पाकिस्तान आर्मी के एक रैंक ऑफिसर पहन सकते हैं, वो सिविलियंस नहीं पहन सकते। तो ये एक कॉम्बैट सूट था
जो मिलिट्री यूनिफॉर्म की तर्ज का सूट था एक एग्जैक्टली उसकी जैसा ही होता है, लेकिन वो नहीं, वैसा नहीं, वो चीज नहीं होती है। तो ये गिनीज ने इन चीजों पे बड़ी उनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि एग्जैक्ट वो चीज नहीं होगी, और वो सारा चीजें खैर हमने उसको फुलफिल की थी उनकी जिस तरह से उनको चाहिए थी। उसके बाद फिर जब ये लेटेस्ट, अभी आपको पता है 2-3 महीने पहले एक वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान था और काफी सेंसिटिव बॉर्डर पे सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद फिर जिस तरह का जवाब जो है वो हमने दिया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, और सारी दुनिया ने उसको सराहा। तो एज अ सिविलियन, हर सिविलियन जो है वो, आपको पता है, एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो है पाकिस्तान को डिफेंड किया। तो एक उस वक्त मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि एज अ मैराथन रनर मैं भी पाकिस्तान आर्मी को जो है वो एक ट्रिब्यूट दे सकता हूं, क्योंकि मैराथन जब हम भागने जाते हैं तो 40-50 हज़ार लोग होते हैं मैराथन में, सारी दुनिया से आए हुए होते हैं और आप अपना पैगाम बहुत अच्छी तरह से वहां पे दे सकते हैं। तो वहां पे जब मैं गया और मैंने ये यूनिफॉर्म पहना था, तो पहले तो मैं काफी परेशान था, क्योंकि एक तो वो 14 kg का वो ड्रेस है पूरा, तो वो पहनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये रिकॉर्ड बनेगा। यही पूछने वाला था फैसल, क्योंकि अमूमन जो मैराथनर्स होते हैं बहुत ही लाइट ड्रेस पहनते हैं ताकि उनकी उनको भागने में आसानी हो और उनके लिए आसानी से जो है ना मजीद वो रिकॉर्ड कायम कर सके। आपने 3 घंटे 40 मिनट में ये किया है और इससे पहले आप कई इससे बेहतर मैराथन्स कर चुके हैं, तो ये तो इतना हैवी यूनिफॉर्म था, आपने इसको पहनकर किस तरह से मुकम्मल किया आपने, और वो भी 3 घंटे 40 मिनट। ये रिकॉर्ड पहले 3 घंटे 50 मिनट में एक आई थिंक यूएस मरीन और यूएस सील है कोई जिन्होंने बनाया था। जब वो रिकॉर्ड का मुझे पता चला तो मैंने कहा ये मुझे एक वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ना जब आप, तो मुझे था कि मैं 13-14 मैराथन्स भाग चुका हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं कर लूंगा 3 घंटे मतलब 30 मिनट 20 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन जब वो ड्रेस आया और मैंने पहना उसको, तो मैंने उस वक्त ये मेरे दिमाग में एक सेकंड थॉट्स आ रही थी कि ये, क्योंकि सिडनी मैराथन का कोर्स बहुत मुश्किल है और उस वक्त मुझे ये आ रहा था कि ये 14 kg लेके भागना मतलब ये थोड़ा सा जरा टफ हो जाएगा, और मैं बहुत नर्वस था स्टार्ट लाइन पे भी। मगर वहां पे इतने लोग थे जो साथ खड़े हुए थे मेरे, जिन्होंने मुझे बड़ा सराहा वहां पे। इनफैक्ट 2-3 गोरे थे वहां पे, जिनमें से एक ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब सिविलियंस आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देना शुरू करते हैं, इसका मतलब है आपका मुल्क जो है वो अगले 100 साल तक जो है वो सेफ हाथों में, आप इसको याद रखिएगा। तो वो बस फिर शुरू किया है अल्लाह का नाम लेके, और बस वो एक कैलकुलेशन चल रही थी, बहुत मुश्किल था। मैं खुद एक्चुअली अभी आपके स्टूडियो आ जाता, लेकिन इंजरीज इतनी सारी हैं मुझे कि वो उससे रिकवर मैं अभी तक हो नहीं पाया हूँ। तो वो लेकिन बस अल्लाह ताला ने साथ दिया। अंडरस्टैंड फैसल, जिस तरीके से आपने ये 14 kg वेट का जो है आउटफिट ये पहनकर आपने यूनिफॉर्म पहनकर आपने ये रेस की, तो हमें वैसे ही बड़ा फख्र है। और जिस तरीके से ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थी उसमें पाकिस्तान आर्मी का किरदार था, आपने अपने तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया। अच्छा, 7th स्टार का ये जो एजाज अब आपको मिला है, इसके बाद क्या फीलिंग्स है आपकी, इस हवाले से जरा बताएं। और आपने 7 मैराथन मुकम्मल की हैं, अभी तक की सबसे डिफिकल्ट 7 मैराथन मैंने मुकम्मल करी हैं, और कुछ तो 2-2 3-3 दफा भी करी हैं। सबसे जो दिल से करीब है वो बॉस्टन मैराथन थी, क्योंकि वो सबसे पुरानी मैराथन है। और उसके अलावा बर्लिन मैराथन में मैंने एक मेरा टारगेट था, मैंने हमेशा सोचा हुआ था कि एक बहुत तेज मैराथन भागूंगा, तो वो मैंने 3 घंटे के अंदर भागी थी, तो वो बहुत दिल के करीब है मैराथन। वैसे तो सारी दिल के करीब है। अब ये जिनमें रिकॉर्ड्स बने हैं, स्पेशली ये सिडनी वाली, सिडनी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा, मेरा वीजा ही नहीं आया। और तो आपने जुमे को लैंड किया और इतवार को जो है मैराथन करनी थी, तो आप तो जेट लैग्ड होंगे उस दौरान। जेट लैग था, नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, वो ड्रेस इतना हैवी था, लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और फिर लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और सब ने जो है वो काफी आसपास लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, जिससे वो बस पॉसिबल हो गया। बॉस्टन मैराथन की आपने बात की, उसके कुछ सेगमेंट्स इंतहाई मुश्किल हैं, और अब जो सिडनी मैराथन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो 7 के 7 स्टार्स हैं उसमें सबसे मुश्किल कोर्स जो है सिडनी मैराथन का, इसलिए क्योंकि ये हिली है और सारा एरिया जो है इसमें आपको बहुत से ऐसे टर्न्स मिलते हैं जिसपे आपके जो मोमेंटम टूटता है। 3 घंटे 40 जी बिल्कुल 3 घंटे 40 मिनट है। मैं इसको कहूंगा कि ये 7 मैराथन में अभी भी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है मैं उसको मैं न्यूयॉर्क को तस्वर करता हूँ। न्यूयॉर्क जो है सबसे मुश्किल है, फिर बॉस्टन है, और सिडनी को मैं
कहूंगा इतना मुश्किल नहीं है अगर इसकी प्लानिंग की जाए, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लस आपको सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। अब जो मेरी सिचुएशन थी, मैं एक 14 kg एक्स्ट्रा वेट लेके भाग रहा था, तो वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली थोड़ी सी, प्लस मैं जेट लैग भी था, काफी चीजें जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन बस वो एक दिमाग में मैंने स्मार्टली उसको जो है वो बड़ा इजी रखा शुरू से ही, और उसको बस दिमाग में था कि 3 घंटे 40 मिनट में हो जाए, ताकि ये कि वो रिकॉर्ड एक तरह से बन जाए। तो बस वो अल्लाह ताला ने इज्जत रख लीजिए। अच्छा, और फैसल अब आगे के क्या प्लान्स है? 7 मैराथन तो आपके आगे के 7 हो गई हैं, अभी 2 और मेजर्स हैं, उसके बाद एबट का सर्कल क्लोज होगा। 9 मेजर्स होंगी पूरी दुनिया की, अभी 2 और हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसमें। उसके अलावा प्लान्स थोड़े से बहुत डिफरेंट प्लान्स हैं। अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ऐसी जगह पे होगी जहां पे शायद दुनिया में 7 या 8 लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। मैं डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह जब वो चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो बिल्कुल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन वो इस तरह की चीज होगी जिसपे पाकिस्तानी नहीं, मतलब दुनिया भर में पाकिस्तानी जहां जहां हैं उन सबको जो है उस पर फख्र होगा। अब इस पे वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह 2-3 महीने में अल्लाह ताला ने अगर सब चीजें सही करी तो वो हो जाएगी। बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि वो हो जाए। आपके तमाम तर जो इरादे हैं वो तकमील को पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फैसल। और फैसल जैसे लोग हैं, फैसल जैसे मैराथनर्स हैं, जिनकी वजह से इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मैराथन भागने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, और सिडनी मैराथन में काफ़ी खवातीन भी थी जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जो इंतहाई खुशाइन थे। ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम बात कर रहे हैं जिस तरह की सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, खासतौर पर हमारे जो बड़े दरिया हैं वो बिफरे हुए हैं और सैलाबी सूरत हाल का सामना करना है मुल्क भर में, सबको करना पड़ रहा है। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान अली काठिया साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपकी भी कल की गुफ्तगू थी और आपने बताया कि आगे मजीद चैलेंजेस हैं, और खासतौर पर जो बड़ा चैलेंज है वो हेड मोहम्मद वाला में है, तो अभी क्या सूरत हाल है और कौन से जगह ऐसी हैं जहां पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और आगे चलकर खतरनाक हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल सूरत हाल पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वो मुल्तान जिले में ही है, और उसकी मेन वजह यही है कि इस वक्त जो चनाब का पानी था वो हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पे पहुंच चुका हुआ है, और दूसरा ये कि जो रावी का पानी है वो भी किसी भी वक्त, क्योंकि इस वक्त वो बैक वाटर इफेक्ट में है, लेकिन किसी भी वक्त ये रावी का पानी चनाब के साथ मिलेगा। और इस वक्त जो चनाब का पानी है उसका मेन थ्रस्ट हेड मोहम्मद वाला पे है, और हेड मोहम्मद वाला की सिचुएशन कंटिन्यूसली राइज कर रही है। और इसके साथ साथ जो आगे शेरशाह है, शेरशाह ब्रिज पे जो हमारी क्रिटिकल गेज है मुल्तान में डाउन स्ट्रीम हेड मोहम्मद वाला, वो ऑलरेडी अचीव हो चुकी हुई है। बिल्कुल। तो इरफान साहब, अभी ये बताया जा रहा था हमारे रिपोर्टर की जानिब से कि सुबह के औकात में 414 तक पहुंच गया था, खासकर अगर हेड मोहम्मद वाला की बात करें, और हम बात करें अकबर फ्लड जो बैंक है जो वहां पर बनाया गया बंद, तो इसकी अगर बात करें वहां पर पहले से इतनी सतह बुलंद हो चुकी है। इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है और ब्रीचिंग पॉइंट्स आपने कौन कौन से रखे हुए हैं? जी अभी तक अनफॉर्चुनेटली राइजिंग ट्रेंड है, और उसकी शायद वजह यही है कि जो त्रिमो हेडवर्क था, त्रिमो हेडवर्क पे पानी कंटिन्यूसली ये चलता रहा 5.5 लाख क्यूसेक, और इसी की वजह से अब पानी का बहाव काफी इस वक्त बढ़ रहा है। जी ठीक है इरफान साहब, और जिस तरीके से आपने कल ही बताया था कि खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के जो मेजर वो डैम्स हैं वो भर चुके हैं, तो उसके बाद पानी छोड़ने का अंदेशा उस तरफ से भी है, तो सूरत हाल उस वक्त कितनी वर्ष हो सकती है, उस हवाले से जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, डैम 100% भर चुके हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली अगर मजीद जो भी बारिश होगी तो अब इसके बाद फ्री फ्लो का अंदेशा है, लेकिन अभी तक सिचुएशन को इस तरह की मेजर वाटर्स सिवाय सतलुज के, और जो हमें 48 घंटे पहले जो पानी इसमें आया चनाब में, इसके अलावा कोई बड़ी। तो सर रावी की क्या सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी जिस तरह पहले पानी छोड़ा था इंडिया ने और तब खराब हुई थी? नहीं, अब इसकी वजह मेन यही है कि अब जो मेन मॉनसून सिस्टम है वो एक दफा फिर सबसाइड हुआ है, और उसका इंटेंसिटी वो नहीं है। इस वक्त जरूर हमारा शाहदरा के मुकाम पर एक दफा फिर 1 क्यूसेक है, लेकिन क्योंकि हमने 2,20,000 क्यूसेक ऑलरेडी यहाँ से गुजारा, और उस हद तक हम दोबारा इसको फोर्सी नहीं कर रहे। राइट। तो ये बताइएगा काठिया साहब कि आप जो चनाब, दरिया चनाब है, उसका पानी इस कदर जो है दबाव से बह रहा है कि रावी का पानी वापस लौट रहा है,
उस सूरत में रावी की क्या सूरत हाल होगी कि अगर भारत भी पानी छोड़ देता है और रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होता है? जी, इस वक्त प्रॉब्लम है और यही वजह है कि जो बैक वाटर इफेक्ट की वजह से रावी जो है इस वक्त सिदनाई के मुकाम पर वो हमारा जो जिला खानेवाल और खासतौर से जिला टोबा टेक सिंह और पीर महल का इलाका इसको बुरी तरह से इनडेट कर रहा है। राइट, तो तरीमू पे और पंजनत पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? त्रिमू तो ग्रेजुअली रिसीड कर रहा है, अब जो चनाब का पिछला रेला है वो अब यहाँ पे आएगा और पंजनत पे अभी ये पानी 5 तारीख को पहुंचेगा और जहाँ पे 6-6.5 लाख क्यूसेक्स होगा। जी ठीक है। और सर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उनके ख्याल से कि ये पानी इकट्ठा जो है पंजरत से फिर आगे दरिया सिंध की तरफ जाएगा, क्या एक एक करके दरियाओं का पानी पहले पहुंचेगा या फिर इकट्ठा पहुंचेगा और उससे शदीद तुग़यानी की सूरत हाल हो सकती है? नहीं, ये तीनों दरिया पंजनत के मुकाम पे मिलते हैं, रावी, चनाब और सतलुज, और इसके साथ ही इंडस भी इनमें पानी आ जाता है। तो ये दरिया सिंध का पानी मिलने से गुड्डू के मुकाम पर ये तमाम दरिया इकट्ठे होकर सिंध में दाखिल होंगे। जी राइट, तो कोई सुपर फ्लड का खदशा है? ये अभी कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि ब्रीचेस हो रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस भी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DGPD इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और हालिया जो सूरत हाल है दरियाओं की उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। एक और मुलाकात का वक्त है। कुआलालंपुर में मुनक़िदा चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीतकर 6ठी मरतबा ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इसे जीतने का एजाज़ हासिल किया और चैंपियनशिप में 20 ममालिक के 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जो खिलाड़ियों की तादाद के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप करार दी जा रही है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एज़म सदीकी ने अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद यूसुफ ने अंडर 10 एज ग्रुप में सिल्वर मेडल हासिल किया और हमारे नन्हे स्क्रैबल खिलाड़ी 7 साला तैमूर वसीम ने अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। मजीद एक्सप्रेसो में आज वो हमारे मेहमान हैं, 7 साला अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियन तैमूर वसीम इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तैमूर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। मुझे बताएं कैसा फील कर रहे हैं आप जीतने के बाद? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा तैमूर, किसने आपको कहा कि आपको जाकर ये चैंपियनशिप खेलनी चाहिए? तारिक परवेज ने मेरे बाबा को कहा कि तैमूर खेलने जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं तैमूर कि आपके बाबा भी स्क्रैबल प्लेयर हैं और क्या आपने उनसे इम्प्रेस होकर स्क्रैबल खेलना शुरू किया? जी, मैंने खेलना शुरू कर दिया था। अच्छा, जबरदस्त। तो ये बताएं कि आपने जो स्क्रैबल की पहली गेम थी वो कब खेली थी? वो मैंने 4 साल में शुरू कर दिया था। अरे वाह। और खेलने में अच्छा तैमूर, मुझे ये बताएं कि घर में किसके साथ आपने ये ट्रेनिंग किस तरह से की है? क्या मुश्किल होती है स्क्रैबल की ट्रेनिंग? और आपने इसके लिए अपने फादर की हेल्प ली और किसके साथ खेला आपने? अच्छा तैमूर, ये बताएं मैं अपने अंकल के साथ। जी बताइए बताइए। मैंने अपने अंकल के साथ खेला, अपनी मम्मा के साथ खेला, अपने बाबा के साथ खेला। अरे वाह, जबरदस्त। तो आप गए कुआलालंपुर, मलेशिया गए, मुल्क से बाहर गए, आपका वो तजर्बा कैसा रहा? वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मुझे लगता है कि तैमूर ने वहां से बहुत सारी शॉपिंग की है। जी, बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि अभी ये चैंपियनशिप जीतने के बाद आप स्कूल गए हैं, आपके फ्रेंड्स से आपकी बात हुई है, वो खुश हैं? अभी तो नहीं गया। अच्छा, तो ये बताएं तैमूर, बाबा भी स्क्रैबल चैंपियन है, आप उनके साथ भी खेलते रहे हैं, तो क्या उनको भी हराते रहे हैं? जी, उनको भी हराया है मैंने। ठीक है। अच्छा तैमूर, मुझे ये बताएं कि आप स्क्रैबल के अलावा कौन सी गेम्स खेलते हैं?
चेस खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। तो आपकी फेवरेट गेम स्क्रैबल ही है या कोई और? स्क्रैबल ही है मेरी फेमस गेम। अरे जबरदस्त। अच्छा आप बताएं किस क्लास में आप पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं तैमूर आप? तैमूर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन सही से आवाज नहीं। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। ओके जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि स्क्रैबल भी आप खेलते हैं, इस तरह चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करना था, पढ़ाई भी करनी होती है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? मैं पहले अपने अंकल के साथ गेम खेलने जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लाइट आती है तो फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। राइट, तो आप ऐसे ही कम गुफ्तगू करते हैं अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ ठीक ठाक गुफ्तगू करते हैं? ज्यादा करता हूँ। ज्यादा करते हैं लेकिन हमसे कम बातें कर रहे हैं आप तैमूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके साथ कौन गया था यहाँ से? आपके पेरेंट्स भी आपके साथ गए थे? मेरी मम्मा गई थी मेरे साथ। अरे वाह। और जब आपको ट्रॉफी मिली तो तब आपकी मम्मा के क्या एक्सप्रेशन से? वो बहुत ज्यादा खुश हुई होंगी। जी वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। राइट, तो तैमूर ये बताएं, आपने फ्लैग पहना हुआ था जब आपको ट्रॉफी थमाई गई, जब आपको ट्रॉफी दी गई, कैसा महसूस किया आपने? क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? बहुत अच्छा किया है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपको भी फख्र महसूस हुआ होगा, हमें भी। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आपके लिए ये सारी चीजें आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी। चलें, आपकी ट्रॉफी आपके पास है, जरा वो तो हमें दिखाएं। वाह, जबरदस्त, क्या बात है तैमूर, वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया है। यहाँ पर स्क्रैबल की चैंपियन बने हैं आप और अंडर 8 चैंपियन है, जबकि खुद आप 7 साल के। तो आगे भी कोई प्लान्स हैं आपके मजीद इस तरह की ट्रॉफीज लेकर आने की? जी बहुत सारे प्लान हैं। अच्छा, और कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जो आप सोच रहे हैं कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेंगे? या अभी डिसाइड नहीं किया आपने? तैमूर आप बहुत बहुत क्यूट हैं और जितने आप क्यूट हैं उतना ही ज़बरदस्त आपका माइंड है, आपका ब्रेन है। स्क्रैबल खेलना बड़े बड़े जो हैं इसमें चूक जाते हैं, आप जो है कमाल करके दिखा रहे हैं। तो अब ये बताएं कि आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? क्या आपके फादर ने सबसे पहले आपको जो है इस जानिब रागिब करवाया और आपके साथ खेलना शुरू किया जो आप इतने अच्छे हो गए? सबसे पहले तो मेरे पापा ने खेलना मेरे साथ शुरू किया, फिर मेरी मम्मा ने शुरू किया था, फिर मेरे अंकल ने शुरू किया खेलना। अच्छा, एक मुश्किल सवाल मैं तैमूर से अब करने जा रही हूँ, वो ये कि मामा ज्यादा फेवरेट है या बाबा? दोनों। नहीं ना, एक बताए ना। ये सियासी बयान है। तैमूर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, दे हैव देयर होल लाइफ अहेड। अभी सिर्फ 7 साल का है तैमूर और स्क्रैबल चैंपियन बन रहा है, दुनिया में जाके नाम कमा रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। एंड द वे इसने अपना फ्लैग पहन रखा था जब ट्रॉफी थमाई गई है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। एग्जैक्टली। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।